ओके, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का कल हमने बेसिक बैकग्राउंड ले लिया था, ठीक है, कि थ्योरी वाइज क्या। नहीं, कोई भी नहीं है तो जब आएंगे तो पता लग जाएगा ना उससे। हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का कल हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। ओके, ओवरव्यू भी लिया हमने, थ्योरी वाला पार्ट कर लिया था कि मैथमेटिकली चीजें कैसे वर्क करती हैं, वो देख लिया था। बट जब हम थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके ना थोड़ा बहुत अगर मेरे को डेटा के ऊपर वर्क करना है तो इट्स फाइन। बट मान लो बाई चांस मेरे को ज्यादा डेटा के ऊपर वर्क करना पड़ गया। गिव मी सेकेंड। ठीक। बट मेरे को ज्यादा डेटा के ऊपर वर्क करना पड़ गया तो मैं मैथमेटिकली थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकता, है ना। मेरे पास 5, 6, 10, 12 जब तक डेटा सेट्स हैं, जब मतलब वैल्यूज किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए 10, 12 हैं, तब तक तो मैं मैथमेटिकली खुद भी कर सकता हूँ, फॉर्मुलाज वगैरह हमें पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। बट मान लो मेरे पास जो डेटा सेट है वो हजारों में चला जाए, लाखों में चला जाए, तब कैलकुलेट नहीं कर सकता, है ना। तो उसके लिए हमें उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हम कोड वाइज कैसे करते हैं उस चीज को, राइट। तो कोड वाइज करने के लिए आज हम वही टॉपिक रखेंगे कि कोड वाइज कैसे किया जाता है हमारा, रेंज कैसे फाइंड की जाती है, वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड की जाती है, एंड आपका आईक्यूआर कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। एंड इसमें आपको सबसे पहले तो जो ये वाला पार्ट था आपका कोड का, जिसमें डीएफ हेड वगैरह था ना, इसको रन करना पड़ेगा एक बार। चलिए मैं भी कर लेता हूँ एक बार। हाँ हाँ, यहाँ पे अगर ये प्ले के साइन के नीचे टिक आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्ले करता हूँ तो लेट इट रन। यहाँ पे टिक आ गया ना, तो मतलब ये रन हो गया, ठीक है। तो अब इसका मैं प्रैक्टिकल पार्ट करूंगा, ठीक है। तो सेकेंड, मैथमेटिकल इक्वेशंस भी तो बतानी पड़ेगी ना मेरे को आपको। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है, गिवन एक्स इज माय डेटा, ठीक है। तो एक्स इज माय डेटा जिसके अंदर मेरा x1, x2 अप टू xn है। हेलो हेलो, बैठो बैठो बैठो, बैठिए बैठिए। कुछ नहीं, अभी जो हमने कल थ्योरी वाली बात की थी ना, कल जो हमने बात की थी जिन चीजों के बारे में, उसी के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देख रहे हैं एक बार बस, ठीक है। हाँ मतलब प्रैक्टिकल करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। जहाँ भी बैठना है वहां बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करी थी हमने रेंज की। तो रेंज निकालने के लिए सिंपली व्हाट यू विल डू इज मैक्स एक्स माइनस मिन एक्स, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दोगे कि रेंज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। देन give me a second. हाँ हाँ, उसी पे कर रहे हैं हम, अब जितना भी हम आगे का काम करेंगे सारा गूगल क्लाप पे ही करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, कल मैंने एक चीज और गलत आपको बता दी थी कि जो मैंने वेरिएंस लिखा था ना, इज 2 ऑफ एसटीडी,
ये थोड़ा सा गलत है, रूट ऑफ स्टडी होगा, अंडर रूट, अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मैथमेटिकली समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अब जब फॉर्मुला वाइज समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो वेरिएंस विच इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, का नाम मैं भूल गया क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएंस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, हाँ तो मैं इसको वेरिएंस ही लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ। तो वेरिएंस इज, ठीक है, इसको हमें बेसिकली वेरिएंस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 by n minus 1 summation of I equal to 1 to n, then xi minus x bar का स्क्वायर। ठीक है, तो आप सॉर्ट आउट करोगे आपका बेसिकली, हाँ हाँ, and variance is standard deviation squared। ठीक है, एंड आई की और तो आपको पता ही है, Q3 minus Q1। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है इसके, को नोट डाउन करना हो कर लेना। वैसे व्हेन यू आर डूइंग डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की नीड हमें पड़ती नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं। तो आप लोग बता देता हूँ क्या कर रहे हैं। कल हमने जो थ्योरी वाला, तो ये सबसे पहले मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बता दिए। कल मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कैसे वो चीजें वर्क करती हैं, ये एग्जैक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है। ठीक है, कल मैंने एक चीज आपको गलत बता दी थी, दिस इज बेसिकली स्क्वायर नॉट ट्वाइस। ठीक है, वेरिएंस जो होता है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन ट्वाइस नहीं होता, स्क्वायर्ड होता है। ये चीज मैंने आपको गलत बताई थी कल। ठीक है ना, इस चीज को एक बार डिनोट कर लेना। क्या मैंने वेरिएंस इक्वल टू 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा था, 2 की जगह पर स्क्वायर हो जाएगा बस। हाँ, बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की आपको एक्चुअली नीड होती नहीं है। ठीक है, आपको क्योंकि मैन्युअली नहीं सॉल्व करनी है चीजें, है ना। आपके पास हजारों रोज है, हजारों सेट ऑफ डेटा है, काफी बड़ा डेटा सेट है, मैन्युअली नहीं बैठ के उसको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस वगैरह निकाल रहे हो, थ्रू कोड होता है सब कुछ। ठीक है, तो उसी वजह से ये बता दिए फॉर थ्योरी पर्पसेस। जब आप अगर रिसर्च वगैरह में जाते हो जाके ये यूज होते हैं, बट व्हेन यू आर डूइंग इट नॉर्मली तो इसकी यूज नहीं होता। ठीक है, इसका जो कोड वाला पार्ट है उसके बारे में सीखेंगे हम। एंड व्हेन यू आर गूगल कोलैब, तो कल जो हमने ये वाला पार्ट लिखा था याद है, इंपोर्ट पांडास एंड सी1 वाला एसएसएन लोड डेटा सेट, याद है? इसको एक बार सबसे पहले रन कर लो। नहीं नहीं, लिखा हुआ है, run नहीं होता है, टिक आना चाहिए, वो प्ले करोगे तो टिक आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ है, रन नहीं हो रखा है वो, वहां पे एक टिक आएगा। डन। ठीक है, तो मैंने बताया रेंज का फॉर्मूला इज मैक्स माइनस मिन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस फॉर्मूला 1 by n minus 1 summation of I from 1 to n and then xi minus x bar का होल स्क्वायर। ठीक है, समीशन वगैरह आई होप आपको सॉल्व करने आते ही हो। समीशन सॉल्व करना आता है, नहीं आता है? बेसिकली लिमिट लग जाती है फ्रॉम आई टू एन, इतना ध्यान मत दो, छोड़ दो। ठीक है, एन बता देता हूँ ये वैल्यूज होती क्या क्या है। ठीक है,
एन का मतलब होता है कि कितने आपके पास वैल्यूज है। अगर आपके पास 10 वैल्यू है तो एन इज 10। ठीक है। एंड जो आई 1 से एन जा रहा है तो एन की जगह पर 10 आ जाएगा। जब इसकी लिमिट खोलोगे, सो दिस विद 1, नहीं, दिस विद फर्स्ट 10 माइनस सेम फॉर्मूला विद 1। ठीक है। एंड एक्स बार इज बेसिकली मीन ऑफ एक्स। ठीक है। जो मैंने कल एक्सप्लेनेशन दिया था ना कि उसका हम डेविएशन निकाल के एवरेज आउट कर देते हैं, ये फॉर्मूला वही एनकैप्सुलेट कर देता है। क्या नेटवर्क में दिक्कत आ रही है? यार मैं भी उसी नेटवर्क पे हूँ। रन करने में गोल गोल घूम रहा है। हाँ, अरे वो ऊपर कनेक्ट हो रहा होता है ना, तो उसमें लगता है 1 मिनट तक लग जाता है कम से कम। ओपन ही नहीं हो रहा। हाँ, दिखाओ। इसकी ड्राइव में स्पेस नहीं है। स्टोरेज नहीं है ड्राइव में। ड्राइव में से कुछ चीजें खाली करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो नोटबुक यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं ना, आपकी ड्राइव के अंदर स्टोर होती है। या तो आप अकाउंट स्विच कर लो, या फिर आप ड्राइव में जाके कुछ डिलीट कर दो, ताकि हमारा स्पेस आ जाए इस नोटबुक को स्टोर करने का। ठीक है। अब इसके बाद सबसे नीचे आ जाते हैं। हम इसमें से एक पर्टिकुलर कॉलम ले लेते हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। सो टोटल बिल ले लेते हैं, आई गेस टोटल बिल इज गुड। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉलम है, उसके ऊपर हम अपनी रेंज वेरिएंस सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ना इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लेता हूँ। ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज प्रिंट tf डॉट डिस्क्राइब। ठीक है। एंड इसके अंदर वी विल डू तो वो इंक्लूड ऑल इस तरीके से। अच्छा, ये वाला पार्ट हम रन कर लेंगे एक बार। ठीक है। इससे ना मेरे को काफी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाती है। ठीक है। हाँ। ठीक है। इसको अगर मैं रन करके देखूंगा तो काफी सारी इंफॉर्मेशन ये ऑलरेडी देता है। बाकी सारे कॉलम छोड़ दो, ये हर एक कॉलम की इंफॉर्मेशन देता है। मेरा गोल है टोटल बिल का, है ना। तो टोटल बिल की इंफॉर्मेशन में अगर मैं देखूं, हाँ, नैन मतलब वैल्यू निकाल नहीं सकते हम उस चीज की। ठीक है। तो क्योंकि टोटल बिल है, न्यूमेरिक है, उसके अंदर यूनिक वैल्यू थोड़ी ना निकालोगे, पॉइंट ही नहीं है ना। सिंपली टॉप भी नहीं निकालोगे, ये टॉप वैल्यू क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। प्लस फ्रीक्वेंसी भी नहीं निकलती न्यूमेरिकल नंबर्स में। फ्रीक्वेंसी की एक नंबर कितनी बार एग्जिस्ट किया है। ठीक है। और जैसे नहीं नहीं, यूनिक का मतलब हो गया कि जैसे फ्रीक्वेंसी है, मान लो तुम्हारे पास 118 का एक कोई बिल बना। अब 118 के कितने बिल बने हैं, वो होती है फ्रीक्वेंसी उसकी। अब टोटल बिल में हर एक बिल की आईडी ऑलमोस्ट यूनिक होगी, वेरिएंस बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने का पॉइंट नहीं होता, इसे वो निकाल के भी नहीं देता। ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाले पे आते हैं। अगर आप उसी में देखना चाहो डेटा में तो उसी में देख लो, रीजन करना है रीजन कर लो। मतलब डेटा देख रहे हैं अभी, कैलकुलेशन वगैरह पे एग्जैक्टली आई नहीं है अभी। चल रहा है। क्या हो गया? क्या कोड? अलग से नहीं डालना, उसी में जो फाइल है ना उसी में रन करना है। अच्छा, कोड का बॉक्स डालने के लिए उसमें ऊपर प्लस कोड का भी आएगा। वरना जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे अगर आप होवर करोगे इस लाइन के ऊपर, तो देखो यहाँ पे कोड प्लस करके आ रहा था ना, नीचे करो नीचे, ये देखो प्लस टेक्स्ट और प्लस कोड पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो भी वो आ जाता है। ठीक है। समझ आ रही है आपको चीजें? आपके हाँ में पता लग नहीं रहा है कि आपको समझ आ रही है चीजें। आ रही है पक्का? कोई डाउट वगैरह है पूछ लेना, क्योंकि चीजें आगे और ज्यादा मुश्किल होती चली जाएंगी। ठीक है। अब इसके अंदर जब मैंने इसको डिस्क्राइब किया डेटा को, तो मेरे पास मीन बता रहा है वो टोटल बिल का क्या है। ठीक है। जो मैं डॉट मीन करके भी निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है ना। तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता रहा है उसकी कितनी है। ठीक है। मिनिमम वैल्यू दे रहा है, Q1 दे रहा है, 25% इज Q1 बेसिकली। तो Q1 दे रहा है,
Q2 भी दे रहा है 50% एंड Q3 दे रहा है 75% एंड मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है उसकी। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो ये ऑलरेडी बताता है और डिस्क्राइब करते हुए। ठीक है, तो आपको जैसे IQ वगैरह कैलकुलेट करना है तो आप सीधे माइनस करके यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट व्हेन यू वांट टू डू इट थ्रू कोड, तो आपको जो ये सारी वैल्यूज है अलग अलग चाहिएंगी। ऐसे एक साथ प्रिंट में तो आप माइनस कैसे करोगे, है ना? मतलब देख के माइनस कर लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कोड के थ्रू माइनस कैसे करवाओगे? तो आपको हर एक चीज अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो हम हर एक चीज को अलग अलग निकालेंगे। तो आई विल ऐड अनदर कोड ब्लॉक। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा रेंज के बारे में। ठीक है, तो हाँ, रेंज के बारे में बात करूंगा। रेंज के बारे में फॉर्मूला था मैक्स माइनस मिन। तो जो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो सिंपली आई विल डू रेंज, या फिर मैं सिंपल प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। आई विल डू इन एफ स्ट्रिंग, मैं रेंज लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके अंदर मैं फॉर्मूला डालूंगा ना एक्चुअली पूरा, ये लगाने के लिए कि मेरे को कैलकुलेशन करनी है ना, कैलकुलेशन में सीधे से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये वाला पार्ट चाहिएगा मेरे को। ठीक है, एक्स में मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरे को चाहिए क्या, राइट? तो इससे पहले आई विल ऐड दिस एज वेल। ठीक है, अब आई कैन डू एक्स डॉट मैक्स माइनस एक्स डॉट मिन। ठीक है, समझ आया क्या किया मैंने? मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दी सिंपली। रन करूंगा, कि रेंज की वैल्यू समथिंग 47.74 है। ठीक है, बाकी अगर आपको जो जिस रेंज से हम फेमिलियर हैं वो देखना है तो यू कैन डू दिस। मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूंगा एंड यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूंगा। तो इफ आई रन दिस तो मेरे को एक रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी रेंज 3 से लेके 50 तक वेरी कर रही है। ठीक है, बट जब मैं मैथमेटिकली इस चीज की बात करता हूँ तो इसको माइनस ही किया जाता है। ठीक है, जब मैं मैथमेटिकली इस चीज की बात करता हूँ तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? समझ आ रही है चीजें? सिंपल जो फॉर्मूला मैंने लिखा उसको कैसे पाइथन में ट्रांसलेट करना है वही बताया बस। ठीक है, आगे बताओ। कर लो, पहले इतना कर लो फिर बताऊंगा आगे। होता है, और एग्जैक्टली सही लिखा है। टाइप एरर के आगे जो लाइन लिखी है पढ़ के बताओ। नहीं नहीं, और जो लास्ट में टाइप एरर लिखा है ना उसके आगे कॉलन टोटल सेट का सेपरेट ऑपरेटर में कहीं पे तो लिखने में इशू किया है, दिखाओ। हाँ ये देखो ना, ये वाला बैक टेक्सचर लगा रखे हैं तुमने। Sorry, वो एक्स्ट्रा बैक लगा रखे हैं तुमने।
सब लोग डन? ठीक है, तो अब अगली बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस की। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिंपली व्हाट आई विल डू, प्रिंट एंड अगर एक स्ट्रिंग लगा लूंगा, आई वांट स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज x डॉट std। ठीक है, आई विल रन दिस। नहीं, एफ स्ट्रिंग तब लगता है जब मेरे को ना जो प्रिंट कर रहा हूँ उसमें स्ट्रिंग एंड कैलकुलेशन दोनों हो। तो इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, जो स्ट्रिंग मतलब जो मेरे को एज इट इज प्रिंट करना है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मेरे को एज इट इज प्रिंट करना था, तो ये वाला पार्ट भी है एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट भी है। जब मेरे को दो तीन अलग अलग टाइप्स को मर्ज करना हो ना, एंड यूजुअली हम इसको प्रिंट के अंदर या वेरिएबल्स डिफाइन करने के अंदर ही यूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग रिमेंबर कि जो इसका आउटपुट होता है जो ये 47.74 है, दिस आल्सो बिकम्स अ स्ट्रिंग, ये नंबर नहीं बचा है, तो इस पर फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो मेरे को सिर्फ प्रिंट करना था इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई है, वरना मैं स्ट्रिंग नहीं लगाता। ठीक है, और सिमिलरली फॉर वेरिएंस मेरे पास होता है डॉट var। ठीक है, इसको रन कर लूंगा, इट गिव्स मी वेरिएंस एज वेल। ठीक है, अब ये नंबर बहुत ज्यादा पॉइंट्स के बाद बहुत सारे नंबर आ रहे हैं क्योंकि डेटा में काफी ज्यादा वो होगा, कैलकुलेशन में इतने ज्यादा पॉइंट्स तक आ रहे हैं, सो आई कैन डू राउंड एज वेल। ठीक है, so I will do round and I want this up to 2। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी राउंड एंड आई वांट दिस अप टू 2 डिजिट सिर्फ। ठीक है, बस राउंड ऑफ होके भी आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना भी देखा हमने। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालते हुए हम इन फॉर्मूलाज की हमें नीड नहीं होती, बट अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर मैं 8.9 को स्क्वायर कर दूं तो ये 79.25 आना चाहिए। लेट मी कैलकुलेट 8.9, हाँ 79.2125, वो थोड़ा बहुत पॉइंट्स की वजह से वेरिएंस आ रहा है, बट 89 का स्क्वायर 8.9 का स्क्वायर है 79.25। ठीक है ना, तो बेसिक वेरिएंस इज स्क्वायर्ड दैट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर है गाइस, क्लियर है? तुम आ गए हो? डन, कर लो कोई इशू नहीं। कहीं पे इशू किया होगा किसी ब्रैकेट में या किसी में। हो गया, डन सब लोग? ठीक है, ठीक है, अरे यार है ये तो ब्रैकेट वगैरह गलत लगाया तुमने, बताओ। चलो ठीक है, लास्ट में एक्टर बैर में आपने ब्रैकेट नहीं लगाया लास्ट टाइम।
ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है IQR का। ठीक है, अब IQR ना आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक कि आप x.IQR लिख दोगे तो वर्क करेगा। डायरेक्टली कैलकुलेशन का हमारे पास कुछ भी मेथड नहीं होता। हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि मैं Q1 Q2 एंड Q3 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उन दोनों को निकाल के माइनस कर दूंगा सिंपली। ठीक है, तो आई विल डू, सबसे पहले Q1 निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है x डॉट क्वांटाइल। ये फंक्शन होता है x डॉट क्वांटाइल। ठीक है, हाँ हाँ IQR निकालते हैं ना वो हम। ठीक है, क्वांटाइल निकाल रहे हैं, Q1 निकाल रहे हैं। Q1 के लिए जो परसेंटेज होती है कितनी होती है, Q1 की जो परसेंटेज होती है Q1 25, है ना। अब इसके अंदर ना परसेंटेज फॉर्मुला में वे में नहीं लिखता, मैं इसे 0.25 लिखूंगा। समझ रहा है, 25 को 0.25 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता मैं उसे, रेशियोज के फॉर्म में लिखता हूँ उसे। तो राइट 0.25। ठीक है, देन आई विल डू Q Q3 निकालना है मेरे को, है ना। Q2 की तो मेरे को नीड नहीं है, तो आई विल डू x डॉट क्वांटाइल एंड Q3 की परसेंटेज क्या होती है 75%। क्या लिखूंगा 0.75, 0.75। ठीक है, एंड देन IQR निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 होता है, तो आई विल डू प्रिंट IQR इक्वल IQR के आगे ये कर देते हैं Q3 माइनस Q1। ठीक है, रन करूंगा, IQR भी आ गया। इसको भी राउंड कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आ रहा है, तो डू राउंड दिस 2 डिजिट तक का। ठीक है, IQR भी आ गया 10.78। समझ आई ये चीज, तीनों को चारों चीजों को हमने कोड के थ्रू कैसे निकाला है, समझ आया ना। कोई डाउट वगैरह तो नहीं इसमें, तो सब कुछ सही चल रहा है। यप, एवरीथिंग्स लाइक वो मैं चेक कर रहा था बस। सॉरी, डन, डन हुआ। अब इनके यूजेस पता है आपको, कल मैंने जब मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा था, तो इससे हमें एक्चुअली पता क्या लग रहा है, हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं ये बताया था, याद है। क्या एक बार ओवरव्यू दे दो दोबारा उसका। हाँ या ना, कुछ तो बोलो, याद है, क्योंकि क्वेश्चन देने वाला हूँ। याद है कि नहीं बताओ। कल जब मैंने ये चारों चीजें मैथमेटिकली समझाई थी, तो मैंने बताया था कि इनका एक्चुअली डेटा साइंस में डेटा के ऊपर जब हम अप्लाई कर रहे हैं चीज को, तो इसका यूज क्या है, याद है, नहीं याद है, किसी को याद नहीं है। मतलब पता है इन सब का क्या क्या होते हैं, रेंज कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डेटा डेविएट कर रहा है उसका मीन, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बेसिकली ओवरऑल वेरिएबिलिटी बताने के लिए होता है। ठीक है, एंड IQR जब केसेस में हमारे पास आउटलायर्स होते हैं, सो वी हैव द प्रॉब्लम कि जो मीन वाली जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उसमें, हाँ जो मतलब बहुत ज्यादा रेंज के आउटसाइड की वैल्यू पड़ती है, जब उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मीन वाली जितनी भी कैलकुलेशंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के ऊपर बेस्ड है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि मीन के ऊपर बेस्ड है, तो वो भी मीन के ऊपर बेस्ड हुआ, ये वाली जितनी भी कैलकुलेशन होती है ये फेल हो जाती है। सो इन दैट केस वी गो विद मीडियन, एंड मीडियन की एक बेटर कैलकुलेशन रहती है IQR।
IQR इज देयर, ठीक है। ये बेसिकली इसका यूजेज होता है। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास ये टोटल बिल के ऊपर किया था ना मैंने ये सारा कुछ, ऐसे ही मेरे पास एक कॉलम है टिप्स का, टिप्स के नाम से कॉलम है इसमें। अगर आप जो मैंने सबसे ऊपर रन किया था कोड, इसमें जाओगे तो यहाँ पे देखोगे टोटल बिल के ऊपर मैं काम कर रहा था, टिप के नाम से एक कॉलम और है, ठीक है। तो अब आपका टास्क क्या है कि टोटल बिल और टिप को कंपेयर करो कि कौन ज्यादा वेरी कर रहा है ओवरऑल वेरिएबिलिटी की केस में। ओवरऑल वेरिएबिलिटी अगर मैं देखूं, वेरिएबिलिटी बेसिकली बिल्ड ऑफ दीज फोर थिंग्स, ठीक है। अब मैं ओवरऑल वेरिएबिलिटी देखूं तो किसकी ज्यादा है, ये बताओ मेरे को। ओवरऑल वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है? क्या कैलकुलेट तो इसी में करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे वरना? हाँ, कंपैरिजन के लिए इसमें एज सच कुछ नहीं है कि तुम्हें वो पूरा है? नहीं, टोटल बिल के लिए तो कर लिया, अब टिप के लिए करना है। टिप करके एक वो है कॉलम, कर दिया। बताओ कौन सा वेरिएबल ज्यादा है? नहीं नहीं, वेरिएंस नहीं, ओवरऑल वेरिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सारे फैक्टर को अगर कैलकुलेट करोगे, ओवरऑल वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है? टोटल बिल की ज्यादा है। तो ठीक है, बाकी को भी करने दो एक बार, फिर लास्ट में सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं तुम सही हो या गलत हो, ठीक है। नहीं नहीं, ओवरऑल होता है, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके यूज करना पड़ता है। इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कैसे किया जाता है वो तुम देखोगे ना, कि जैसे तुम्हें रेंज का एग्जांपल दूं, तो टोटल बिल और टिप की रेंज की बात करूंगा तो ऑब्वियसली जो टोटल बिल है उसकी रेंज ज्यादा आएगी, क्योंकि बिल का अमाउंट ज्यादा है कंपेयर टू टिप। तो रेंज तो फेल हो गई हमारी वेरिएबिलिटी निकालने के लिए इस केस में, है ना। तो रेंज को मैं इग्नोर करूंगा। ये रेंज का एग्जांपल था कि इस केस में रेंज इग्नोर होगी। सब कुछ ही मैं बता दूंगा तो फिर लास्ट में सॉल्यूशन कर दूंगा। चार ही फैक्टर है, उसमें से एक बता चुका हूँ। कर लो भाई दक्ष कुछ। अच्छा चलो, पहले इतना काम करो कि जैसे टोटल बिल के लिए निकाला था ना, टिप्स के लिए निकालो ये डेटा, जो टिप करके कॉलम है आपके पास, उसके लिए डेटा निकालो पहले। टिप टोटल बिल के तो निकाल ही लिया। निकाल दिया, निकल गया। निकाला टिप के लिए सबने, ठीक है। टिप के लिए निकालने के लिए कुछ नहीं करना, मैं इस पूरे को कॉपी कर लूंगा, है ना। और या तो आप चाहो नए कोड में पेस्ट कर लो, वरना कंपैरिजन के लिए मेरे लिए इजी रहेगा। सो आई विल डू अ ब्लैंक प्रिंट एंड देन यहीं पे पेस्ट कर दूंगा मैं ऐसे। मैंने सॉरी, टोटल बिल ही रह गया। इस टोटल बिल की जगह पर टिप लिखना पड़ेगा मेरे को ना। टिप लिखा, रन किया, तो मेरे पास दोनों की रेंज एंड एवरीथिंग आ गई, ठीक है। तो ऊपर वाला मेरा टोटल बिल के लिए, नीचे वाला मेरा टिप के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप एक लॉजिकल सेंस में बेसिक सोचो कि जितना भी बिल अमाउंट हो रहा है, ऑब्वियसली उससे ज्यादा तो होगी टिप, उससे प्रोपोर्शनेटली बहुत कम होगी टिप। $100 अगर किसी ने खर्चा किया बिल पे, तो टिप में भी $10 की दे देगा, राइट। तो रेंज इस केस में फैक्टर हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, क्योंकि टिप की रेंज हमेशा कम ही होगी, लॉजिकली सेंस बना रही है ना। तो रेंज को मैं देखूंगा ही नहीं। इसके बाद आता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन देखूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि मेरा डेटा मीन से कितना वेरी कर रहा है, अप डाउन कितना हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में 8.9 है, नीचे वाले में 1.38 है। स्टेबिलिटी वाली बात नहीं है इसमें। तुम दोबारा सोचो ना कि अगर वैल्यूज ही ज्यादा है तो मीन भी तो ज्यादा होगा, और अगर मीन ज्यादा है तो वेरिएशन जितना मर्जी करे, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आएगी वो भी ज्यादा होगी।
गेटिंग अ पॉइंट? नहीं नहीं, रेंज कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आउटलायर्स हो उस पे उससे मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द पॉइंट इज कि अगर मेरे पास एक डेटा है 1 2 3 4 का, और एक डेटा है 10 20 30 40 का, तो मैं कुछ भी कैलकुलेशन करूं 10 20 30 40 वाले की ज्यादा ही आएगी हमेशा। समझ रहे हो? मीन निकाल लू, मीडियन निकाल लू, कुछ भी निकाल लो, 10 20 30 40 वाला जो डेटा है उसकी हमेशा ही ज्यादा आएगी। तो इसमें हर केस में हर चीज हमारी ज्यादा ही आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसकी टोटल बिल की ज्यादा है, वेरिएंस भी टोटल बिल का ज्यादा है, आईक्यूआर भी टोटल बिल का ज्यादा है ना? तो अब कैसे फाइंड करें कि किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा वो देख के बता दूं कि हाँ भाई स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वगैरह ऊपर वाले का ज्यादा है तो ऊपर वाले की वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो वो तो सेंस ही नहीं बनाएगा ना। मतलब देखने में एक बार को लगेगा कि हाँ उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, बट एक्चुअल में उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा थोड़ी ना हुई, वो तो डेटा ही डेटा की वैल्यूज ही बड़ी है, इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आईक्यूआर सब कुछ ज्यादा आएगा, है ना? इसका सोल्यूशन क्या होता है? वी कंपेयर द रेशियोज। ठीक है, कि जैसे अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालू, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का, ठीक है, दैट रेशियो कंपेयर टू यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका वेरिएंस का रेशियो, क्या वो बढ़ रहा है या फिर नहीं? गेटिंग अ पॉइंट? और मैं इसको बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा था, 1 2 3 4, एक सेट ऑफ डेटा है 10 20 30 40, है ना? अब मैं इसका मीन निकाल लू, मीडियन निकाल लू, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लू, वेरिएंस निकाल लू, आईक्यूआर निकाल लू, कुछ भी निकालू, इसके उस सेम वैल्यू से ज्यादा ही आएगा हमेशा, क्योंकि वैल्यूज ही बड़ी हैं। बट अगर मैं रेशियो देखूं फर्स्ट वैल्यू का, मैं फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू का रेशियो कंपेयर करूं, तो रेशियो इसका 1/2 है, इसका 10/20 करूंगा, इसका भी 1/2 है ना? रेशियो सेम आ रहा है, मतलब इसकी जो भी वेरिएबिलिटी है सेम है, कम ज्यादा नहीं है। गेटिंग अ पॉइंट? कि रेशियो इस केस में बेटर क्यों है? समझ आया? तो मैं किसी भी दो नंबर को पकड़ के उनका रेशियो निकाल लेता हूं, उनसे मेरे को उन रेशियोज को कंपेयर कर लूंगा, वो समझ आ जाएगा, है ना? सो लेट्स टेक रेशियोज ऑफ, किसके रेशियो निकाल सकते हैं? रेंज के रेशियो निकालने का पॉइंट नहीं है। हम एक मीन वाली वैल्यू लेते हैं, एक मीडियन वाली वैल्यू लेते हैं। सो लेट्स टेक वेरिएंस के बेसिस पे वेरिएंस एंड आईक्यू का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर 79.25 डिवाइड बाय 10.78 कितना आएगा? कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, मैन्युअली करने को नहीं बोल रहा हूं। 10.28 तो बोला ही नहीं मैंने, वेरिएंस एंड आईक्यूआर का रेशियो ले रहे हैं हम। कितना आया? 7.35 ले लेते हैं। ठीक है, अब सेम चीज मैं टिप्स वाले के लिए करता हूं, टिप के लिए। 1.224, 1.224 है तो 22 ले लिया। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई रेशियो भी ज्यादा है तो बिल की वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखो तुमने जो बोला था कि टोटल बिल की वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वो फैक्ट गलत नहीं है, बट उस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे, वो स्टेप्स गलत हो गए थे, क्योंकि जो आपने किया वो इस केस में चलो ठीक हो गया, हर बार नहीं ठीक होगा ना। गेटिंग योर पॉइंट? एंड अब अगर मैं लॉजिकली सोचूं, तो लॉजिकली सेंस भी बनाता है कि मान लो बिल बना 98 का, 100 का, 102 का, 104 का। ठीक है, अगर मैं एक एज अ कस्टमर एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूं, तो टिप भाई 2 3 4 इसकी दूंगा, टिप की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम रहेगी कंपेयर टू टोटल बिल। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट? कि मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपका बिल बना लेट से 1000 रुपए का, आपका बिल बना लेट से 900 रुपए का, तो वहां पे रेशियो तो कैलकुलेट करोगे नहीं, 200 रुपए दे दी टिप, है ना? तो रियल वर्ल्ड में टिप का डेटा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू टोटल बिल, जो कि हमें यहां से पता भी लग रहा है। आई बात तो समझ?
समझ आया? वेरिएबिलिटी को हम डेटा को कंपेयर करने के लिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास जो दो डेटा सेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हो, कि मान लो आ, हमने डिवाइड कर दिया कि स्मोकर्स ने कितनी टिप दी है, नॉन स्मोकर्स ने कितनी टिप दी है, तो उनका मैं डायरेक्टली फिर रेंज आईक्यूआर वगैरह डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि डेटा सिमिलर हो गया मेरे पास, है ना। उसका मैं डायरेक्टली कंपेयर कर लूंगा। क्लियर है? सब क्लियर है? वेरिएबिलिटी कैसे यूज की जाती है टू एनालाइज डेटा। अब देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की बात कर रहे हैं हम, तो हमने डेटा को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एनालिसिस अब तक किया भी नहीं हमने कुछ। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हो रहा है ये। तो दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब योर डेटा। ठीक है, वेरिएबिलिटी के बेसिस पे एक फैक्टर हमने लिया वेरिएबिलिटी। स्टैंडर्ड टेंडेंसी इज मीन मीडियन मॉड, तो वो तो अलग ही है। एक्चुअल स्टैंडर्ड टेंडेंसी कहीं पे डिस्क्राइब करने के लिए यूज की भी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि मीन मीडियन मॉड बहुत ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं देते, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते हमें। तो इस वजह से वो सिर्फ इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि इन वाले फॉर्मुलाज के अंदर भी, इन द आईक्यू और इन द वेरिएंस, मीन मीडियन मॉड वाला कंसेप्ट ही यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो वेरिएबिलिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया, कैसे निकाला जाता है मैथमेटिकली, प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, कैसे उसका यूज किया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम बात करेंगे शेप ऑफ डेटा के बारे में। ठीक है, क्लियर है? चलो, आज के लिए इतना ही। कौन सी पीडीएफ भेज रखी है? असाइनमेंट्स हो गए ना वो अपने जो पाइथन खत्म किया था उसके। हाँ हाँ। अभी हम डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद इन्फेंशियल करेंगे। जब इन्फेंशियल खत्म होगा उसके एंड तक सबमिट करने हैं। समझ कुछ नहीं आ रहा? करने का ट्राई करो। कोई अरे कहता रहा हूँ करने का ट्राई करो। पहला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, पहला क्वेश्चन लेके आओ, वो समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन नहीं समझा, दूसरा क्वेश्चन लेके आओ, समझा दूंगा। अब बोलो कि पूरा असाइनमेंट है सर, पूरा असाइनमेंट ही बताते चले जाओ, वो नहीं करूंगा। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझा, देखो जो असाइनमेंट 1 और 2 वगैरह है वो तो प्योरली क्लास बेस्ड है, जो क्लास में हमने पढ़ा है ना डायरेक्टली उसके ऊपर है वो तो। जैसे अगर मैं देखो भी असाइनमेंट किसके अंदर, किस कौन से असाइनमेंट के, किस असाइनमेंट के, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? पहले असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ containing integers, floats, integer and boolean values, count the number of occurrence of each data type। तुम्हारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर नंबर्स भी हैं, स्ट्रिंग्स भी हैं, बुलियंस भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि स्ट्रिंग कितनी है, नंबर कितने हैं, बुलियन कितनी है। शुरुआत में डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइम पे याद करो, एक मैंने तुम्हें फंक्शन बताया था टाइप का, याद आया? टाइप कंपेयर कर लो। ठीक है, उसके बाद बोला है बुलियन वैल्यू शुड नॉट बी काउंटेड एज इंटीजर। तो तुम्हें कुछ ऐसा लॉजिक बिल्ड करना है कि बुलियन वैल्यू जीरो बुलियन भी है, जीरो इंटीजर भी है, तो जीरो शुड बी काउंटेड एज बुलियन नॉट इंटीजर। ऐसा कोई लॉजिक बिल्ड करना है। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर एक प्रॉपर एस्ट्रिंग लगा के अच्छा सा सब कुछ, चारों चीजें, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, कंप्लीट असाइनमेंट एंड फाइनल प्रोजेक्ट। और तुम्हें टाइम इनफ दिया है इस पूरे के लिए। फाइनल प्रोजेक्ट बताएं? फाइनल प्रोजेक्ट भी बता देते हैं, अभी तो है हमारे पास 5 मिनट है। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। एक ही देखा है मैंने। हाँ सेम हो गए हैं ये। चलो कोई बात नहीं, जो ये कंप्लीट असाइनमेंट वाला है ना उसको हटा देता हूँ। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। बेसिकली एक केस स्टडी दी है तुम्हें। ठीक है, केस स्टडी का क्या मतलब होता है, एक किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे तुम्हें डिस्क्राइब की गई है एक प्रॉब्लम। मतलब तुम किसी कंपनी में काम करोगे तो तुम्हें ये तो बोलेंगे नहीं कि भाई इसके नल वैल्यूज काउंट करके दे दो। तुम्हें बॉस जो आएगा तुम्हें प्रॉब्लम बताएगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके दो। तो उस तरीके से है। और इसमें से ना अपना ये कंप्लीट असाइनमेंट छोड़ देना, फाइनल प्रोजेक्ट कर लेना, क्योंकि दोनों सेम आ गए हैं समहाउ।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कोई डाउट्स वगैरह आए हैं तो पूछ लेना। बाकी वैसे तो काफी इजी ही है, असाइनमेंट 1 और 2 एटलीस्ट। फाइनल प्रोजेक्ट थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, बाय बाय। जी। क्या? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू।